दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए हम कर रहे हैं, ये है आपका पेपर 2 जनवरी 2017 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर। देखिए ये है, आपको दिखा भी हुआ है, ये है आपका 2017 ईयर और ये जनवरी का पेपर है। ओके, दिस इज द जनवरी 2017 पेपर 2। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी जो बताऊंगी वो आपको 1 to 25 बताऊंगी, क्योंकि इसमें ओवरऑल 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस आप पॉसिबल नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, आई थिंक इट विल बी विजिबल फॉर यू। देखिए, द आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन फॉर डोनर्स इज गिवन बाय। पहली बात तो देखिए, जो डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स होते हैं, डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स बोथ आर कॉल्ड डूपेंट्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? डूपेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो डोनर कंसंट्रेशन होता है आपका, जो डोनर कंसंट्रेशन है जनरली क्या होता है, n इज नियरली इक्वल टू nd। डोनर कंसंट्रेशन आपने एक्सट्रिंसिक में पढ़ा होगा कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। जो आप किस में हम ऐड करते हैं? इंट्रिंसिक में करते हैं, सॉरी, हम इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है ना। तो उसमें हम पेंटावेलेंट करेंगे तो एक्सट्रिंसिक होगा, एन टाइप होगा, और अगर ट्राइवेलेंट करेंगे तो वो पी टाइप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इंट्रिंसिक में आपने इम्प्योरिटीज ऐड की इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपके डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स हैं, बोथ आर कॉल्ड डूपेंट। तो डूपेंट डोनर कंसंट्रेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बाय डूपिंग। हम डोनर कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड बाय डूपिंग। डूपिंग का अमाउंट आप बहुत ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं बाय मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वी कैन ऐड सिंपली द इम्प्योरिटी एटम्स, जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो आप डूपिंग का मतलब क्या है कि एडिंग टू अ सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी एटम्स दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अ कंडक्शन बैंड, जो कि क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड, जिसको हम डोनर्स बोलेंगे। डोनर्स किसको बोल रहे हैं? एंड दूसरा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड, जो कि क्या करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां जंप करेंगे बाय सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एक्साइटेशन, हीट एनर्जी, तो यहां पे ये होल्स बनाएंगे ना, क्रिएटिंग होल्स। ठीक है, क्रिएटिंग होल्स। तो सच इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सेप्टर्स बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि डोनर कंसंट्रेशन की मात्रा को हम चेंज कर सकते हैं जब हम उसमें डूपिंग का अमाउंट बढ़ा दें, या उसमें ऐसा इम्प्योरिटी एटम डालें जो कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो डोनर होता है, और जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप देखें तो Nd प्लस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि इफ देयर इज एनी स्पेस, देखिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये पूछ रहा है आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन फॉर डोनर्स, तो Nd प्लस इज इक्वल टू, इट विल बी Nd इंटू 1 बाई, आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई डी बाय के टी। ये फॉर्मूला, अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ पर आ रहा है, ये आपका आ रहा है इसमें थर्ड एक्सप्रेशन में। याद रखिए कि जो आपका EF है, EF को हम क्या बोलते हैं, आइदर हम इसको फर्मी एनर्जी बोलेंगे, फर्मी एनर्जी बोलेंगे, और फर्मी लेवल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल बोलेंगे। देखिए जो आपका फर्मी लेवल होता है, इट इज डिफाइंड फॉर एनी टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड फॉर एनी टेम्परेचर, और इसमें जो होता है टोटल एनर्जी, इसमें जो होती है, इट इंक्लूड्स बोथ, आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जबकि जो फर्मी एनर्जी होती है, ये एनर्जी डिफरेंस डिनोट करता है एंड ओनली डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो। जो आपका ये फर्मी एनर्जी है, ये क्या डिनोट करता है, एनर्जी डिफरेंस, एंड ओनली डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर पे ये फर्मी एनर्जी डिफाइन की जाती है। और फर्मी लेवल इट इज डिफाइंड फॉर एनी टेम्परेचर
एंड टोटल एनर्जी जो होती है इसमें, जो टोटल एनर्जी होती है, इट इंक्लूड्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना आपको मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया करंट I2। अब आप इसमें यू राइट डाउन द इक्वेशंस। यहाँ पे आप देखिए V1 इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। और V2 तो अब आप देखिए जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे V2 क्या होगा, जब I2 ही 0 है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, Y पैरामीटर्स में इक्वेशन क्या होगी, देखिए I1 इज इक्वल टू क्या हो गया V1 बाय R1। हमारे पास Y पैरामीटर्स की इक्वेशन क्या होती है, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें यहाँ पे अगर आप देखें V2 तो 0 है, तो यानी कि आपका जो इक्वेशन आ रहा है जो Y11 है ये केवल 1/R1 होगा, तो इसका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट शोन बिलो द बेस करंट आपको दिया हुआ। देखिए इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको अलग अलग मार्कर से चेंज करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाले लूप में, इस लूप में जब आप KVL लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या इक्वेशन आएगी, VCC इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE, यही होगी ना। अब आप देखिए IB की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइड बाय RB। तो VCC कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0.7 डिवाइड बाय, ये एक्चुअली मेगा ओम है क्योंकि इसमें जो आपका ऑप्शन है माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो अगर आप मिली ओम रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ये एक्चुअली मेगा ओम है। तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज योर 11.3 और 1 मेगा ओम में 10 टू दी पावर 6 ओम्स होते हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर -6 ये कितना हो जाएगा एम्पियर, यानी कि 11.3 माइक्रो एम्पियर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें क्या करती हूँ, ये दो आउटपुट्स में, ये आपको दो और गेट्स दिए, मैं इसको x1 x2 मान लेती हूँ। यहाँ पे ये a बार होगा और यहाँ पे ये क्या होगा, बार a प्लस बी। यहाँ पे ये b बार होगा और ये क्या होगा, बार b प्लस c। अब x1 की वैल्यू आप देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये और गेट है तो a बार प्लस बार a प्लस बी, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बार b प्लस बार b प्लस c, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये नैंड गेट है, दिस इज योर नैंड गेट, तो ये अगर मान लीजिए y है तो ये हो जाएगा x1 बार x2 बार, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, हाँ जी आप इसको सॉरी कंबाइंड बार x1 x2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी बार a प्लस बी, ओके, एंड डॉट बार b प्लस c, यही होगा। इसका होल बार आप लेंगे। अब आप यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, आपको पता है कि बार a प्लस बी इज इक्वल टू बार a बार b, ये पता है ना यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं जैसे बार a प्लस, यहाँ पे बार a प्लस बी इक्वल टू बार a बार b, और इसको आप लिख सकते हैं बार b प्लस बार b बार c, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका बार तो अभी आएगा, ठीक है। अब आप इसमें से a बार कॉमन लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस b बार, और इसमें से b बार कॉमन लीजिए तो ये 1 प्लस c बार हो जाएगा, ये इसका है। अब आपको पता है कि ये वैल्यू तो 1 होती है, ये वैल्यू भी 1 होती है, तो ये बार a बार b इसका बार, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, बार ए बी इज इक्वल टू बार a प्लस बार b होता है, तो ये वैल्यू हो गई बार a प्लस बार b। अब एक लॉ होता है, आप चेक कीजिएगा, इडेम्पोटेंट लॉ होता है, ये मुझे चेक करके बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ। इडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि जो डबल बार a या डबल बार b होता है इसकी वैल्यू a हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, तो इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है, 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, फॉर QE टू बी आइडल स्टेट इन 8086। देखिए QE क्या होती है, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। देखिए QE में, QE होता है अ 6 बाइट इंस्ट्रक्शन, जो आपका QE है ये एक 6 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है विच इज प्रेजेंट एट BIU, विच इज ये प्रेजेंट एट BIU, बस इंटरफेस यूनिट पे प्रेजेंट होता है। यूज टू प्रीफेच एंड स्टोर, यूज टू पहले से ही लेके आता है, प्रीफेच मतलब यूज टू प्रीफेच एंड स्टोर एट मैक्सिमम ऑफ 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एट मैक्सिमम ऑफ 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन,
ठीक है, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है QE. हाउ मच बाइट लॉन्ग this QE is? This is 6 byte instruction long. It is found at bus interface unit which is used to prefetch and store maximum 6 bytes of instruction. ठीक है, कोड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है फ्रॉम मेमोरी. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस जो ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन होती है, ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन फेच विद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंक्रीजेस प्रोसेसिंग स्पीड. इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है. फेच करने की जो इंस्ट्रक्शन है, फेच इंस्ट्रक्शन, और जो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, जो ये आपकी फेच इंस्ट्रक्शन है और प्लस जो आपका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, ये क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओवरलैपिंग. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है. अब ये पूछ रहा है फॉर QE टू बी इन आइडल स्टेट. अब इसकी एक टेबल है, वो आप टेबल देख लीजिए पहले. टेबल में क्या लिखा है, टेबल में आपको यही बना देती हूँ कि जैसे QS1 है एंड QS2 है. ठीक है, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये QE स्टेटस है. अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, रुकिए, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी ना मुझे साइड में लिखने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा वैसे बता देती हूँ. देखिए, ये है QS1 और ये है QS2. ये QE स्टेटस सिग्नल्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसका स्टेटस शो होगा. व्हाट डज इट इंडिकेट? तो ये देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1. अब इसमें देखिए, जब ये 0 0 होगा तो नूप होगा, नूप मतलब नो ऑपरेशन कोड, और जब 0 1 होगा तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड, फर्स्ट बाइट ऑफ फर्स्ट ऑपकोड बाइट, फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम QE ये आएगा. जब ये 1 0 होगा तो इस केस में क्या होगा, एम्प्टी QE होगा. मैं यहां लिख देती हूँ, एम्प्टी QE होगा. और जब 1 1 होगा तो सब्सिक्वेंट बाइट, मतलब एक एक करके बाइट्स आएंगे, सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम QE. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो इसमें ये पूछ रहा है कि फॉर QE टू बी इन आइडल स्टेट, आइडल स्टेट तो 0 0 में ही है ना, नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, इसलिए इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रेफरेंस टू द एरे इन फोर्ट्रान. देखिए, अब तो ये मेरे ख्याल से C फोर्ट्रान पूछी गई थी, ये हटा दी थी. तो लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसका बता देती हूँ. इनकरेक्ट रेफरेंस ये नहीं, 2 × 3 ये नहीं है, तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन है, इनफ्रेंस. ठीक है, नेक्स्ट है, द नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन. देखिए, इस केस में मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको पता है नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस क्या होता है. ये हम ZN इज इक्वल टू ZL बाई Z0, मतलब जब भी हम किसी लोड इंपेडेंस को या सोर्स इंपेडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है, यूनिटी के इक्वल करना होता है. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको पता होना चाहिए कि इट शुड बी, जो आपका ZL होगा वो क्या होगा, Vmax बाय Imax. इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ये आएगी. फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट. बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर यही होता है ना कि एक में आप मैसेज सिग्नल डालते हो और दूसरे में आप एक RF कैरियर वेव डालते हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करती है. लेकिन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सिंगल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डबल साइड बैंड ट्रांसमिशन, DSB. डबल साइड बैंड में क्या होता है कि एक में आपका AM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाता है, MT मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और दूसरे केस में RF कैरियर होता है, तो ये आपका DSB SC होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AFM, ये है आपका किलो साइकिल्स पर सेकेंड. दिस इज किलो साइकिल्स पर सेकेंड. मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी provides MF is equal to 2, significant Bessel function दिया है. What bandwidth is required for passing the wave keeping delta F constant if the frequency of modulating signal is doubled, and what will be its effect on modulation index. देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है FM, वो हमें कितनी दी हुई है, FM किलो साइकिल्स पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स नया निकालना है, तो वो जाएगा डेल्टा F अपॉन FM होता है. ठीक है, अगर मैं, इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने FM डैश लिखा है, इसने MF2 लिखा है,
एम एफ इज इक्वल टू 2 लिखा है. व्हाट बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड इफ डेल्टा एफ इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज डबल, ये एफ एम डैश है तो ये ट्वाइस एफ एम हो गया. तो आपके पास जो एम एफ डैश होगा वो कितना हो जाएगा, एम एफ बाई 2 ही तो होगा. यानी कि आपका जो एम एफ होगा इट वुड रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यही होगा ना. दूसरी केस में आप इसकी बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ ऑफ एफ एम कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ एम एफ प्लस 1 ऑफ एफ एम, यही होती है ना. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम, यही लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका अभी इतना ही आएगा. नेक्स्ट है द निकेस्ट प्लॉट ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बिलो. देखिए इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला अच्छे से बताना चाहूंगी कि इसमें एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं यहाँ बता भी देती हूँ. देखिए ये शायद कई बच्चों को पता भी होगा कि यहाँ पे होता है टाइप 0, यहाँ होता है टाइप 1, ओके, यहाँ होता है आपका टाइप 2 और यहाँ होता है आपका टाइप 3, ये होता है. अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो है ये इस तरीके से आपका होता है एरो, ऐसे, ओके, ऐसे होता है. ठीक, अब आपका जो यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, सॉरी, ये होगा आपका ये ना, हाँ जी, ये होगा आपका ऑर्डर 1, ये होगा ऑर्डर 2, ये होगा ऑर्डर 3, ओके, और ये होगा ऑर्डर 4. अभी कह रहा है निकेस्ट प्लॉट ऑफ ए सिस्टम. सिस्टम टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द ओरिजिन, हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन ओरिजिन, द नंबर ऑफ पोल्स इन ओरिजिन. अगर आप देखिए ये जो कर्व है यहां से घूम के ये ऐसे आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप 1 है, इधर आपका टाइप 1 है, यहां से घूम के इधर आ रहा है तो ये ऑर्डर 3 होगा ना, दिस विल बी योर ऑर्डर 3 क्योंकि ये इस साइड आ रहा है. तो यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर जनरली कैसा होता है, अगर आपने इसमें ट्रांसफॉर्मर लगाया है, ठीक है, यहाँ पे बस एक सिंगल डायोड होती है और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया. तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर जो ओपन सर्किट वोल्टेज है फ्रॉम द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर V2 इज इक्वल टू VOC, वो आपको दिया है Vm sin ओमेगा t. ठीक है, ये पीक वैल्यू ऑफ लोड करंट पूछ रहा है, पीक वैल्यू ऑफ लोड करंट पूछ रहा है. RF डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है और RS जो है रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी है. तो आप देखिए पीक वैल्यू आपने पढ़ा होगा ना कि I तो वैसे V बाय RL होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर आएगा ये होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स इक्वली दिया है, N1 इज इक्वल टू N2 ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, Vm बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी प्लस statements regarding a typical filter. The characteristic impedance of a filter must be chosen such that the filter may be fit into a given time. देखिए इस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखिए अगर मैं इसमें, अभी तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये, देखिए इसमें जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आपका मान लीजिए वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पे देखिए दिस इज बैंड एंड दिस इज योर पास बैंड एंड दिस इज अगेन योर स्टॉप बैंड. तो ये कह रहा है कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिल्टर की होगी, इट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अबव विच और बिलो विच द सिग्नल इज अलाउड टू पास. पास बैंड में क्या होता है, द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज पास्ड. स्टॉप बैंड में वेयर द सिग्नल इज एटेन्यूएटेड. ठीक है, तो इसमें ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन, दिस इज योर डिमार्केशन लाइन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये डिमार्केट कर रहा है. तो इसका जो राइट आंसर है ये सही है. अ टिपिकल फिल्टर मस्ट हैव वेरी हाई एटेन्यूएशन इन द पास बैंड. क्या पास बैंड में वेरी हाई एटेन्यूएशन होता है, नहीं, उसमें तो सिग्नल पास हो जाता है. टिपिकल फिल्टर का वेरी लो एटेन्यूएशन होना चाहिए, नहीं, स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है द वोल्टेज गेन ऑफ अ बीजेटी इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज. ये तो बहुत आसान है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है AV इक्वल टू माइनस HFE इंटू RL बाय HIE. इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका A. ये तो देखते ही पता चल गया, A इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग, ये नहीं होता है, और बाकी तो इनमें से तो कुछ होगा ही नहीं. माइनस HFE RL बाय HIE. HIE इनपुट इम्पिडेंस होता है, HFE गेन होता है ना, करंट गेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइनरी नंबर आपका जो है 1 1, देखिए इट इज कन्वर्टेड टू अ ग्रे कोड 1 1
0 0 1 1। क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसे सॉल्व किया कीजिए, इसको ग्रे कोड में हमें कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, 1, इसमें नंबर ऑफ एक्सॉर गेट, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, एक्सॉर गेट्स इज 1, एक्सॉर गेट सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0। तो ये आपका कौन सा हो गया, ग्रे कोड हो गया ना, ग्रे कोड हो गया। अभी पूछ रहा है द नंबर ऑफ गेट्स एंड द टाइप ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इज, एक्सॉर गेट्स होंगे, हमें 5 एक्सॉर गेट्स चाहिए ना, तो एक तो एक्सॉर गेट है और 5 गेट्स चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी एंड डी, 5 एक्सॉर गेट्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ एक्सॉर ऑपरेशंस जो है। इन माइक्रोप्रोसेसर 8086, the 8086 is a 16-bit processor with 16-bit internal and external data bus। देखिए ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि ये 16 बिट प्रोसेसर होता है जिसकी 16 बिट इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा बस होती है। सेकेंड है इंस्टेंस ऑफ 4 बाइट्स, नहीं, अभी हमने देखा कि 6 बाइट लॉन्ग होती है, BIU पे प्रेजेंट होती है, बस इंटरफेस यूनिट में प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है कि प्रीफेचेस स्टोर्स द मैक्सिमम ऑफ 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम मेमोरी। फिर ये कह रहा है व्हाइल एंटरिंग द हॉल्ट इन लेंथ ALE इज ऑल एड्रेस लैच इनेबल, क्या हमेशा हम डिलीट करते हैं, देखिए ये गलत है क्योंकि जो हॉल्ट होता है इट इज यूज टू स्टॉप एंड, ये करने के लिए एंड द ऑपरेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल पिन इन 806 इज M⁻IO, देखिए M⁻IO बोल रहा है ये, तो ये आपका जो है सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है, A एंड D आर करेक्ट। जो कंट्रोल पिन होती है 8086 में वो M/I होती है, इनपुट आउटपुट, M इज फॉर मेमोरी। नेक्स्ट है, देखिए ये आपको दिया है A B प्लस A कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसका देखिए मुझे फॉरट्रान तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका जो जैसा मैंने आंसर सर्च किया था तो वो कुछ आ रहा है, ये C सही है, D सही है, A और B गलत है क्योंकि ये A है ये ऐसे है, इसको आपने फैक्टोरियल रखा है, फिर इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं B+1, A कॉमन ले लेंगे ना इसमें से, अगर आप A कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, B+1 ही तो आएगा, तो इसमें आप मल्टीप्लीकेशन का एक साइन लगा सकते हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि A मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू B+A, तो ये दो ऑप्शन सही है, तो इसका थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a lossless line has a characteristic impedance of 50 ohm and it is terminated in a load resistance of 75। lossless line में मैंने आपको हमेशा बताया है कि लॉसलेस में R 0 होता है, G 0 होता है, अल्फा भी 0 होता है और सिग्मा भी 0 होता है, ये चेक कीजिएगा, ये होता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 50 ओम्स है, इट इज टर्मिनेटेड इन अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ, लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है ZL या RL, कितना दिया है आपको 75 ओम्स। द लाइन इज एनर्जाइज्ड बाय अ जनरेटर, देखिए ये लाइन है, इसको आपने एक जनरेटर से एनर्जाइज किया है, विच इज एन आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ 50 ओम्स, ये बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन बना दी है इसने, ठीक है, जिसमें Z0 50 ओम है, ठीक है, एंड आउटपुट इम्पिडेंस जो है इसका कितना है, जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो है 50 ओम्स, एंड आउटपुट वोल्टेज जो इसमें दिया है वो कितना दिया है 30 वोल्ट RMS, 30 वोल्ट RMS। लाइन इज अज्यूम टू बी 2.25 वेवलेंथ लॉन्ग, लाइन जो है 2.25 वेवलेंथ लॉन्ग है, तो हमें इनपुट इम्पिडेंस एंड इंस्टेंटेनियस लोड वोल्टेजेस निकालने हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल लेंथ निकालनी होगी, थीटा इज इक्वल टू बीटा एल दैट इज 2π/λ, और जनरली जो लेंथ होती है वो होती है λ/4, जनरली हम लेंथ कितनी लेते हैं λ/4 लेते हैं। अब इसमें आप देखिए जो Z इनपुट आएगा, इनपुट वो होता है Z0² ठीक है, तो Z0² कितना दिया है 50 इंटू 50, इसने कहा इट इज टर्मिनेटेड इन अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम, मतलब यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो 75 ओम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 75, तो ये 5 10 जा 50, 5 15 जा 75, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये कुछ हो जाएगा 100/3, ठीक है। 100/3 को जरा आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 33.3 ओम्स आएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए हम VL निकालेंगे, इसने क्या पूछा है इनपुट इम्पिडेंस, तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया, ये Z इनपुट 33.33 ओम्स आ गया, तो यानी कि एक C ऑप्शन तो सही। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब उस समय जो वोल्टेज रहा होगा, तो हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करेंगे, तो VL इज इक्वल टू हाउ मच, VL इज इक्वल टू जो आपका ये है V0 इंटू जो आपका आया Z इनपुट, ये Z इनपुट बाय Z इनपुट प्लस जो आपका ये आया है
Z आउटपुट वो आ जाएगा। तो V आउटपुट आपका कितना है, इट इज अराउंड, सॉरी दिस इज 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। Z इनपुट है आपका 33.33 डिवाइड बाय, ये जो आंसर आ रहा है ये 33 आप कह सकते हैं कि Z इनपुट नियर अबाउट 33.33 ओम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को करेंगे, दिस इज अराउंड 33.33 एंड प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 33.33 डिवाइड बाय दिस इज 83.33। ठीक है, जब इसको आप पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ रही है 12 वोल्ट आ रही है, तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 7 8 23 3 7 जा 21। अभी कुछ आप भी कैलकुलेशन किया कीजिए, सब मैं ही बताऊंगी, पहले डायग्राम बना लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? In a frequency modulation system, the frequency of carrier wave is varied in accordance with frequency of the modulating signal. ठीक है, and in the frequency of carrier wave is varied in accordance with the frequency. Incorrect बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है। पहले आप क्वेश्चन देखिए, करेक्ट निकालना है हमें। It is absolutely right statement. फिर ये कह रहा है, in PM pulse amplitude modulation there is a greater peak power compared to the conventional amplitude modulation system, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, इन अ पीसीएम द सैंपल्ड एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली टेकन फॉर कन्वर्जन टू अ कोड ऑफ पल्सेस। नो, सैम्पलिंग के बाद हमारी क्या आती है, क्वांटाइजिंग आती है। क्वांटाइजिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग। सैम्पलर, क्वांटाइजर, इनकोडर। इनकोडिंग करते हो ना आप। क्वांटाइजिंग क्या होता है, क्वांटाइजिंग में देयर इज अ डिस्क्रिटाइजेशन along the time axis and the discretization along the amplitude axis. Both the axes are converted into the number of levels. The sample amplitudes are rounded off to their nearest values. तो ये क्वांटाइजेशन हुआ। तो इसने बोला डायरेक्टली ले लेते हैं, ये गलत स्टेटमेंट। दूसरा, द नॉइज इन अ पीसीएम इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल्स। जनरली जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो होता है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स इन क्वांटाइजेशन। तो इसीलिए इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा आपका सी एंड डी। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखिए, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग गिव्स अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। एफएसके इज आल्सो नोन एज ऑन ऑफ कीइंग, गलत है। एफएसके को ऑन ऑफ तो कहते ही नहीं है। ठीक है, और इन डीपीएस के नो सिंक्रोनस कैरियर इज नीडेड एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डीपीएस के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग इज लेस देन बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। ये भी आपका जो है बिल्कुल ट्रू है। एंड एएसके गिव्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये भी ट्रू है। तो इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, पीई इज इक्वल टू हाफ ERFC अंडर रूट EB बाय 4n0, ये ASK की प्रोबेबिलिटी होती है। BSK की होती है हाफ ERFC अंडर रूट EB बाय n0, ये होती है PSK की प्रोबेबिलिटी। और DPSK की एक्सपोनेंशियल में आती है कुछ। नेक्स्ट है, कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो, नो सिंक्रोनस कैरियर इज नीडेड एट द रिसीवर, ये सही है। देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इन DPSK। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग रूल्स टू स्केच द रूट लोकाई यूजिंग पोल्स एंड जीरोस ऑफ GSHs। देखिए, जनरली ये कहते हैं रूट लोकस स्टार्ट्स एट द पोल्स। रूट लोकस जो होता है ये सिग्मा है या जे ओमेगा। रूट लोकस जो होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट्स एट द ओपन लूप जीरोस। यहाँ पे टर्मिनेट होता है ना, तो इसीलिए इसका इट स्टार्ट्स एट द पोल्स, ये तो सही है। इट एंड्स एट द जीरो, ये भी सही है। तो जनरली इसका मेरे ख्याल से जो ये बोल रहा है इसका है ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसका 3 ऑप्शन होगा। इट स्टार्ट्स एट जीरो गलत, इट स्टार्ट्स एंड ये गलत है। नेक्स्ट है जंक्शन। अब इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग बहुत पूछा जाता है। देखिए, जंक्शन डेप्थ, जंक्शन बिल्ट इन जो आता है पहले उसे देखिए। जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज होता है ये KT by Q ln NA by NI square. NI is the intrinsic carrier concentration, NA is the acceptor concentration, ND is the donor concentration. चार्ज न्यूट्रल कंडीशन कौन सी होती है? ये NaX1 into NDX2। X1 X2 जो होती है विड्थ होती है। देखिए 2 3 है कहीं 2 3, तो इसका जो है हाँ 2 3 4 1। देखिए न्यूट्रलिटी कंडीशन नहीं C का तो जो है 1 है ना, सॉरी 4th ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, जंक्शन डेप्थ का सेकंड है, जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज का थर्ड है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन फर्स्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए।
आजकल थोड़ा लेवल हाई हो गया है, मैं बता रही हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि नहीं हो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। जैसे 1 है ये, अब आप देखिए इसका ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है। तो 1 का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ओके। ut का क्या होता है पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा, डेल्टा t का 1 होता है एंड मॉड t का ये होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए कितना है 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम शॉकली, देखिए विलियम टनल डायोड को बोलते हैं हम, और लिलियन फील्ड मॉसफेट ने किया था, तो इसका राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है IC 7400, देखिए ये जो IC 7400 है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज क्वाड 2 इनपुट NAND गेट होता है, ठीक है। IC 7402 जो नॉर गेट होगा, पहले 7432 देखा, 2 इनपुट और गेट होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इसका जो होगा, देखिए 4th हो गया। अब इसमें देखिए जो ये 7408 है, ये क्वाड 2 इनपुट एंड गेट है, 7400 NAND, 7408 एंड 7402 और T2 और गेट, ठीक है। तो आप इसमें देखिए नॉर है 7400 7402 NAND नॉर, ऐसे समझो। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। देख लीजिए इसका 4th है, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है, हाँ जी, और 7432 का थर्ड है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी 25th। कंट्रोल रजिस्टर है ये, पोर्ट और कंट्रोल, देखिए 8255 जो होता है दिस इज PPI, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ये है प्रोग्रामेबल इंटरफेस, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस बुलाते हैं, बनाती हूँ। तो इसका जो होगा आपका ये होगा 01, पोर्ट बी का होगा, एक मिनट, पोर्ट ए का 00 होगा, ठीक है। पोर्ट बी का 01 होगा, पोर्ट सी का जो हो जाएगा वो आपका 10 होगा, और जो आपका कंट्रोल रजिस्टर होगा, कंट्रोल रजिस्टर उसका जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस लोकेशंस हैं और ये पोर्ट्स हैं 8255 में, ये आपको याद करना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये जो होगा आपका 1, दिस इज 11। तो देखिए पोर्ट ए 00 एड्रेस पे होता है, पोर्ट बी 01 पे होता है, पोर्ट सी 10 पे होता है, कंट्रोल रजिस्टर 11 पे होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये 11 पे है, पोर्ट ए 00 पे है, पोर्ट बी 01 पे है, पोर्ट सी 10 पे है। अब आप देखिए सेकंड का ये इसका सेकंड ऑप्शन होगा, देखिए ए का 4th हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया एंड डी का थर्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो टिल देन हम अभी बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले आप इतने कर लीजिए, ठीक है। टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग बोल रहे थे ना कि ये कराइए, देखिए इसका फॉन्ट साइज अभी विजिबल है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इज इट विजिबल टू यू।